नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले जो हमारा है भाग 3 तक कंप्लीट हो चुका था। आज जो हमारा है वो भाग नंबर 4 है, ठीक है भैया? तो चलिए देखते हैं आज हमारा भाग नंबर 4। तो हमारा भाग नंबर 4 क्या है? डीपीएसपी। भाग नंबर 4 में क्या है हमारा? डीपीएसपी। और भाग 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य। तो इन दोनों को आज हम देखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है? इसके अंतर्गत जो भी अनुच्छेद हैं उनको आज हम देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, ठीक है भैया? चलिए पहले हम इसके परिचय को देखते हैं, डीपीएसपी के यही देखते हैं। डीपीएसपी के परिचय को पहले देखते हैं। डीपीएसपी है क्या? तो डीपीएसपी की चर्चा जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 के बीच में की गई। कितने से कितने के बीच में है? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, ठीक है भैया? कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक? 36 से 51 के बीच में है, ठीक है भैया? और ये हमारा कहाँ से लिया गया है डीपीएसपी? तो ये हमारा लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया भैया? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है भैया? इसका स्रोत कहाँ से है? तो ये आयरलैंड से है, ठीक है भैया? ये जानते हैं डीपीएसपी जो हमारा है ये एक ऐसा अधिकार है जिसे न्यायालय में अपने आदेश से लागू नहीं कर सकता। क्या करता है? न्यायालय जो है ये अपने आदेश पर इसे लागू नहीं कर सकता है, ठीक है भैया? अगर ये लागू हो गया तो ये निलंबित नहीं होगा। अगर ये लागू भी हो गया तो ये निलंबित नहीं होगा, ठीक है भैया? चलिए अब इसके आगे देखते हैं परिचय, ठीक है भैया? परिचय देखते हैं। पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 36 और 37, ठीक है? तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा वही है जो मूल अधिकारों यानी भाग 3 में है। इसमें केंद्र, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय परिषद हैं। तो अनुच्छेद 36 कहता है, अनुच्छेद 36 के अंतर्गत क्या है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य को परिभाषित कौन करता है? तो वो अनुच्छेद 36 करता है, ठीक है भैया? अब अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 कहता है ये तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यानी नॉन जस्टिफिएबल नहीं है, लेकिन कानून बनाने में मूलभूत है, ठीक है भैया? ये तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है लेकिन कानून बनाने में मूलभूत है। मतलब कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा, ठीक है? अनुच्छेद 37 हमें बताता है, ठीक है भैया? और अभी मैंने बताया कि इसका स्रोत जो है ये आयरलैंड के संविधान से है, ठीक है भैया? कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये है भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना। क्या है? भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना, ठीक है भैया? चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखेंगे अनुच्छेद 38 और 39। कौन सा? अनुच्छेद 38 और 39। 38-39 हमें किसके बारे में जानकारी देता है? तो वो हमारा देता है सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में, ठीक है भैया? अनुच्छेद 38 और 39 हमें किसके बारे में बताता है? सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में बताता है। तो चलिए पहले अनुच्छेद 38 देखते हैं। अनुच्छेद 38 हमें क्या कहता है? राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो और आय की असमानता कम हो। अनुच्छेद 38 क्या कह रहा है? कह रहा है राज्य ऐसी विधि व्यवस्था बनाएगी ताकि लोक कल्याण में अभिवृद्धि हो सके। मतलब राज्य जो है ऐसी व्यवस्था बनाएगी ताकि जो लोक कल्याण हो उसमें वृद्धि हो सके, ठीक है भैया? चलिए इसके आगे अनुच्छेद 39 देखते हैं। अनुच्छेद 39 में कई सेक्शन है, उसको देखते हैं अच्छे तरीके से। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है कि राज्य इस प्रकार की नीति का निर्धारण करेगा ताकि अनुच्छेद 39 से क्या कहता है कि आजीविका के पर्याप्त साधन होंगे।
39 ये कहता है कि आजीविका के पर्याप्त साधन होंगे। ठीक है भैया। 39 बी क्या कहता है? संसाधनों का उचित विवरण होगा, वो भी किसमें? सामूहिक हित में। ठीक है भैया। इसमें होगा सामूहिक हित में। 39 डी क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है, तो वो हमारा 39 डी में हो जाता है। 39 डी में हमारा क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है भैया। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को काम प्राप्त करने का समान वेतन दिया जाएगा, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है भैया। 39 सी क्या कहता है? कि धन के संकेंद्रण पर रोक। क्या है? धन के संकेंद्रण पर रोक, यानी धनों का समान वितरण हो सके। ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। अधिकार और लोक सहायता। अब हम देखेंगे अधिकार लोक सहायता, तो इन सब के बारे में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 39, 41 और 42 और 43 देता है। ठीक है भैया। ये 4 अनुच्छेद हमें अधिकार और लोक सहायता के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है भैया। चलिए तो पहले अनुच्छेद 39 ए देखते हैं। 39 ए में क्या है? समान न्याय और गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 ए क्या कहता है? कि समान न्याय और गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाएगा। ठीक है भैया। और ये किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये अनुच्छेद 39 ए को जोड़ा गया था। ठीक है भैया। अब इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है भैया। और इस 42वें संविधान 1976 के द्वारा सिर्फ यही नहीं, 2 और जोड़े गए थे। एक तो 43 का जोड़ा गया था और एक 48 का जोड़ा गया था। कौन सा भैया? एक तो 43 का भी जोड़ा गया था, 43 का, और एक 48 का। ये भी दोनों इसी के साथ जोड़े गए थे। ठीक है भैया। ये भी हमारे इसी के साथ जोड़े गए थे। तो ये तीनों हमारे मतलब 39 से और 43 से और 48 से, ये तीनों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है भैया। चलिए अब इसके आगे अनुच्छेद 41 और 42 देखते हैं। अनुच्छेद 41 और 42। तो 41 में क्या कहता है? कि काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार होगा। क्या होगा? काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार होगा। ठीक है भैया। मतलब कहा गया कि कुछ विशेष परिस्थिति में, जैसे बुढ़ापा हुआ, बेरोजगारी हुआ, इन सब में राज्य राज्य को काम उपलब्ध करवाया जाएगा। उसमें उपस्थित जो राज्य में उपस्थित लोग होंगे उन्हें काम उपलब्ध कराया जाएगा। अनुच्छेद 41 हमें ये बताता है। ठीक है भैया। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? काम की न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद 42 में है। ठीक है भैया। अब अनुच्छेद 43 देखते हैं। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 43 में बात कही गई है। ठीक है भैया। और 43 ए जो है ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। 43 कहता है कि जो मजदूर हैं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा, और 43 ये कहता है कि उद्योगों में प्रबंधन में मजदूरी की भागीदारी होगी। ठीक है भैया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। गांधीवादी सिद्धांत और कृषि। तो इसके बारे में जानकारी हमें अनुच्छेद 40, 44 और 46 और 48 देता है। ठीक है भैया। इन अनुच्छेदों को गांधीवाद का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है भैया। गांधीवाद सिद्धांत इन्हीं कहा गया, और भी हैं गांधीवाद के सिद्धांत के अनुच्छेद, जैसे 40 हो गया, 44, 46 और 48 हो गया ना। तो हमारा बचा एक 43 बचा, 43 और 43 का। ठीक है भैया। ये भी हमारे गांधीवाद सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भैया। 46, 47, 47 नहीं हुआ ना? हाँ 47 भी है। 47 ये नए अनुच्छेद हमारे क्या है? गांधीवाद सिद्धांत के हैं। ठीक है भैया। तो चलिए अनुच्छेद 40 देखते हैं पहले। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन और उन्हें स्वायत्त शासन की शक्तियां देना। क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन होगा और इसमें स्वायत्त शासन की शक्तियां
प्रदान की जाएंगी। ठीक है भैया, तो ये अनुच्छेद 40 हमें बताता है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं अनुच्छेद 44 क्या है। अनुच्छेद 44 को देखेंगे। अनुच्छेद 40 कहता है कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। अनुच्छेद 44 हमें कहता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। ठीक है भैया। अनुच्छेद 46 देखते हैं। तो अनुच्छेद 46 कहता है SC ST और कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। क्या होगा? SC और ST और कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 46 हमें बताता है। ठीक है भैया, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या जो भी अन्य दुर्बल वर्ग के लोग को क्या करेगा, ये शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को क्या करेगा, समान रूप से आर्थिक रूप से हितों को बढ़ावा देगा। ठीक है भैया। अनुच्छेद 48 कहता है, एक मिनट, हाँ, अनुच्छेद 48 क्या कहता है हमें? कहता है कृषि और पशुपालन का आधुनिक संगठन और दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन को उन्नत बनाने की बात कही गई है और दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाया गया है। ठीक है भैया, ये अनुच्छेद 48 में बताया गया है। ठीक है भैया, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। पर्यावरण और अंतरराष्ट्रीय शांति। पर्यावरण और अंतरराष्ट्रीय शांति, तो ये हमारा किस अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक बताता है? तो वो हमारा 48A से 51 तक के बीच में जो हमारा है, ये पर्यावरण और अंतरराष्ट्रीय शांति को बताता है। ठीक है भैया, 48A से 51 के बीच में। ठीक, चलिए तो पहले देखते हैं पर्यावरण संरक्षण, ये अनुच्छेद 48A को। तो अनुच्छेद 48A कहता है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। क्या कहा गया है? पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। तो ये हमारा 48 से, अभी मैंने बताया कि ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। अनुच्छेद 49। ठीक है भैया, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 हमें बताता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण हमें बताता है अनुच्छेद 49। ठीक है भैया, चलिए अब इधर देखते हैं शांति और न्यायपालिका। तो ये हमें अनुच्छेद 50 और 51 के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है भैया, तो अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो वो हमारा अनुच्छेद 50 में हो जाता है। ठीक है भैया, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 50 में है। ठीक है भैया, अनुच्छेद 51 देखते हैं। तो अनुच्छेद 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और विवादों का मध्यस्थता से समाधान। क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और विवादों को मध्यस्थता से समाधान करना, ये अनुच्छेद 51 में बताया गया है। ठीक है भैया, और अनुच्छेद 51 के ही तहत क्या हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था। क्या हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था। समझौता, और ये किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था भारत और चीन के बीच में। किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। ठीक है, और इसी के तहत क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का शिमला समझौता हुआ था। क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का शिमला समझौता हुआ था। ठीक है भैया, शिमला समझौता, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे भाग 4 का मूल कर्तव्य। क्या है? भाग 4 का मूल कर्तव्य। ठीक है भैया, तो चलिए देखते हैं।
हम्म तो भाग 4 का मूल कर्तव्य है, तो उसमें क्या कहा गया कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और इसका स्रोत क्या है? पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। ठीक है भैया, ये कहाँ से लिया गया था? तो ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था। और ये किसकी सिफारिश पे आई हुई थी? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आई हुई थी। और कब आई? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भाग 4 का में जोड़ा गया। ठीक है भैया, मूल कर्तव्य को। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जब हमारा, चलिए इसके देखते हैं मूल कर्तव्य जो है। मूल कर्तव्य है पहले हमारा, तो 1 से 6 तक देखते हैं। तो पहले क्या था कि जब 1942वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान जब जोड़ा गया था इसे, तो पहले 10 ही जोड़ा गया था, 10 ही मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है भैया। इसके बाद जो है क्या किया गया था, 86वां संविधान संशोधन जब हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 जब हुआ, तो इसमें 11वां भी जोड़ा गया। तो हमारे टोटल कितने हो गए? टोटल हमारे 11 मूल कर्तव्य हो गए। ठीक है भैया, टोटल हमारे 11 मूल कर्तव्य हुए। ठीक है भैया, तो चलिए पहले देखते हैं। पहला हमारा मूल कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करना, यानी आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला हमारा कहता है मूल कर्तव्य कि संविधान का पालन करें और आदर्श, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय ज्ञान का आदर करें। ठीक है भैया। दूसरा हमारा कहता है स्वतंत्रता सेनानी, यानी राष्ट्रीय आंदोलनों के आदर्शों का हृदय में संजोएं। राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को हृदय में संजोए, ये हमारा दूसरा मूल कर्तव्य कहता है। तीसरा क्या है? संप्रभुता, यानी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा हमारा है देश की रक्षा, यानी आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। ठीक है। पांचवा हमारा कहता है समरसता, यानी धर्म भाषा के भेदभाव से परे भाईचारा बनाएं और स्त्रियों का सम्मान करें। ठीक है भैया। क्या कहा गया है कि धर्म भाषा के भेदभाव से परे भाईचारा बनाएं और स्त्रियों का सम्मान करें। छठा हमारा है संस्कृति, यानी सामाजिक संस्कृति का संरक्षण करें। क्या करें? सामाजिक संस्कृति का संरक्षण करें। ये हमारा छठवां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है भैया। तो इसके आगे देखते हैं 7 से 11। ठीक है भैया। तो 7वां हमारा क्या है? पर्यावरण से, यानी प्राकृतिक पर्यावरण, यानी वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करना और प्राणी मात्र के प्रति दया करना, ये हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। 8वां हमारा मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो वो है मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ये हमारा 8वां मूल कर्तव्य है। 11वां में क्या कहता है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है भैया। क्या है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल के संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करे। तो ये हमारा 11वां 11वां मूल कर्तव्य है। और ये किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो ये हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है भैया। 2002 के तहत इसे शामिल किया गया था मूल कर्तव्य में। तो 9वां हमारा क्या है? सार्वजनिक संपत्ति, मतलब सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और उससे हिंसा से दूर रहें। 10वां हमारा क्या है? उत्कर्ष, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में निरंतर आगे बढ़ें। क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में निरंतर आगे बढ़ें। ठीक है भैया। इसके आगे चलिए देखते हैं। हम्म यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया ना? 7 से 11, 11 तो हमारे पूरे कंप्लीट हुए ना?
हुँ। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। एक तो मैंने बताया ही नहीं। ये जो था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसके अंतर्गत कितने सदस्य की कमेटी थी? जब ये मूल कर्तव्य आया था तो इसमें 12 सदस्यीय कमेटी थी। कितनी? 12 सदस्य थे इसमें, ठीक है? कितने थे? 12 सदस्य की कमेटी का गठन किया गया था। तब ये जाकर 8 मौलिक कर्तव्य पहले आए थे, ठीक है भैया? पहले 8 आए थे। उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 किया, तब इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, ठीक है भैया? तब जाकर 10 हुए थे। लेकिन जब स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, तो उस समय 8 ही मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे? 8 ही मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है? 8 ही मौलिक कर्तव्य थे तब। और जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, तब जाकर 10 हुआ, ठीक है? 10 मौलिक कर्तव्य हुआ। तो आज के लिए इतना ही भैया। इसके आगे भाग नंबर 5 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।